जय हिंद साथियों। इस वीडियो से हमारी यूनिट 2 शुरू हो रही है वन लाइनर के रूप में। तो ये वन लाइनर वीडियो सीरीज है। वन लाइनर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की वीडियो सीरीज है और टॉपिक वाइज जो थ्योरी है वो अलग कराई जा रही है। तो ये वन लाइनर है, साथ ही FLT टेस्ट अलग चल रहे हैं जो कि 3-4 दिन में एक वीडियो उसका आता है, तो उसको भी देखते रहना है। हर एक टॉपिक के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो ये टॉपिक वाइज जो सीरीज है उसमें वन लाइनर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए जाते हैं, हर एक टॉपिक के 100। इस प्रकार से हमें 7000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करने हैं। हमारी जो यूनिट 1 है उसके सारे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं वन लाइनर के। ये यूनिट 2 शुरू हो गई है और ये उसका पहला वीडियो है, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश। जो है ये हमारा आज का टॉपिक है। इससे संबंधित जो है हम चीज़ों को देखेंगे। तो इससे संबंधित 100 प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे ही हर एक टॉपिक के अलग अलग 100 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो ये यूनिट 2 है जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास है और मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंशों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। बुंदेलखंड का युद्ध कब हुआ था? तो बुंदेलखंड का युद्ध कब हुआ है? तो दिसंबर 1728 में बुंदेलखंड का युद्ध हुआ था और मुगल सूबेदार मोहम्मद बंगस ने से संघर्ष होने पर छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को सहायतार्थ बुलाया तथा दोनों की संयुक्त सेना ने बंगस को पराजित भी किया था। आपको याद रखना है कि बुंदेलखंड का युद्ध जो है दिसंबर 1728 में लड़ा गया मोहम्मद बंगस व छत्रसाल के बीच, जिसमें छत्रसाल विजय रहे। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो हुरडा सम्मेलन जो है ये 17 जुलाई 1734 में आयोजित हुआ था। 17 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जयसिंह के साथ राजपूताना एवं मालवा के अन्य स्थानीय राजपूतों ने मालवा ने मराठा प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को जो है वो आयोजित किया था। तो हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को जो है वो आयोजित किया गया। और यह क्यों किया गया था? क्योंकि जयसिंह के साथ राजपूताना जो मालवा के जो अन्य स्थानीय राजपूत थे उन्होंने मराठाओं के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है रामपुरा युद्ध कब एवं किसने लड़ा? तो रामपुरा का जो युद्ध है ये मराठा एवं मुगलों के बीच हुआ और फरवरी 1735 में। कब? फरवरी 1735 में रामपुरा का युद्ध मुगलों एवं मराठाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है मराठाओं की ओर से पेशवा बालाजी बाजीराव, पिलाजी जाधव व राणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकरों ने भाग लिया था। वहीं मुगलों की ओर से जो है सेना का नेतृत्व कर रहे थे जयसिंह। तो ये जो रामपुरा का युद्ध है ना, इसमें मराठाओं की ओर से बालाजी बाजीराव, पिलाजी जाधव और राणोजी सिंधिया साथ ही मल्हार राव होलकर ने भाग लिया था। वहीं मुगलों की ओर से जो है सेना का नेतृत्व कर रहे थे जयसिंह। इसके बाद जो अगला प्रश्न है लासबाड़ी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो लासबाड़ी का युद्ध जो है अंबाजी इंगले एवं जनरल लेक के मध्य लड़ा गया था। तो लासबाड़ी का जो युद्ध है, लासबाड़ी का युद्ध अंबाजी इंगले व जनरल लेक के मध्य। यह युद्ध दौलतराव सिंधिया के सेनापति अंबाजी इंगले एवं अंग्रेज सैनिक कमांडर जनरल लेक के मध्य हुआ। इस युद्ध में मराठा सेना अंग्रेजों से पराजित हो गई थी। आज का हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है कि भानपुरा में एक विशाल कारखाना तोपों के ढालने हेतु स्थापित किसने किया था? तो यशवंतराव होलकर ने भानपुर में एक विशाल कारखाने की स्थापना की थी, यशवंतराव होलकर ने। अगला प्रश्न है 1857 में भीलों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में जो है भीलों का नेतृत्व भागोजी तथा काजर सह ने जो है 1857 में भीलों का नेतृत्व किया था। प्रश्न क्रमांक 7 है कुंवर चैनसिंह की धर्मपत्नी का नाम क्या था? तो जो कुंवर चैनसिंह हैं उनकी धर्मपत्नी का नाम कुंवरानी रजावत था। कुंवर चैनसिंह की धर्मपत्नी का नाम कुंवरानी रजावत था और इन्हीं की याद में परशुराम सागर के पास एक मंदिर बनवाया गया जिसे कुंवरानी जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 है कि सागर का द्वार कहा जाता है? तो सागर का द्वार जो है राहतगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सागर का द्वार राहतगढ़ को कहा जाता है। राहतगढ़ का किला गोंड राजाओं द्वारा निर्मित। राहतगढ़ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व गढ़ी अम्बा पानी के नवाब आदिल मोहम्मद खान ने किया था। तो राहतगढ़ में जो है
1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है नवाब आदिल मोहम्मद खान के द्वारा किया गया था। यहाँ पर राहतगढ़ जलप्रपात भी है ना, राहतगढ़ वाटरफॉल है, तो वह भी आपको देखने लायक है। खतरनाक त्रिकोण में शामिल थे, तो खतरनाक त्रिकोण में कौन शामिल थे ये बताना है कि खतरनाक त्रिकोण में कौन शामिल थे। तो इसका उत्तर होगा लक्ष्मीबाई, मर्देन सेन और बख्तबली, इनको खतरनाक त्रिकोण में शामिल किया गया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बानपुर के राजा मर्दन सेन तथा शाहगढ़ के राजा बख्तबली के मध्य अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए एक त्रिकोण तैयार हुआ जिसे खतरनाक त्रिकोण कहा गया था। रामबोल एवं बदन चाचा कौन थे, तो रामबोल एवं बदन चाचा कौन थे हमें ये बताना है। तो रामबोल और बदन चाचा विजय राघवगढ़ के सेनापति हुआ करते थे। अगला प्रश्न है हर्रापाल शैलचित्र किस स्थान में है, तो हर्रापाल शैलचित्र जो है ये बोरी होशंगाबाद में है। हर्रापाल शैलचित्र आपको बोरी होशंगाबाद में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कादरमक वंश का संस्थापक कौन था, तो कादरमक वंश का संस्थापक था चष्टन। तो कादरमक वंश की स्थापना किसने की थी, चष्टन ने जो है कादरमक वंश की स्थापना की। चष्टन काठियावाड़ एवं उज्जैन में शासन करता था। इसके सिक्के उज्जैन एवं शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। तो चष्टन जो है काठियावाड़ एवं उज्जैन में इसने शासन किया है। गर्द बिल्ह वंश के संस्थापक कौन थे, तो गर्द बिल्ह वंश के संस्थापक राजा गर्द बिल्ह थे, है ना। इन्होंने उज्जैन के शक्तिशाली एवं पराक्रमी राजा थे। इनके बेटे का नाम विक्रमादित्य था जिन्होंने भारत में शकों को खदेड़ा था। गर्द बिल्लव वंश में कुल 7 भील राजा हुए हैं और संस्थापक कौन थे, तो राजा गर्द भिल्ल ही गर्द बिल्लव वंश के संस्थापक थे। नागवंश का संस्थापक कौन था, तो नागवंश का जो संस्थापक है वृषनाथ को बनाया गया। नागवंश का संस्थापक वृषनाथ था। 2री शताब्दी ईसा के अंतिम भाग में विदिशा में इस वंश की स्थापना की गई थी और 1914 के बेसनगर उत्खनन में नागों के जो है सिक्के मिलते हैं। नागवंश के संस्थापक पूछा जाए तो वृषनाग जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 नागवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित की थी, तो जो भीमनाग हैं इन्होंने जो है अपनी राजधानी विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित की थी। जामसवाल के अनुसार उनका शासनकाल 210 ईसा से 230 ईसा रहा है। भीमनाग का के बीच माना जाता है। भीमनाग के उत्तराधिकारी स्कंद नाग तथा बृहस्पति नाग के सिक्के पवाया से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है विराटपुरी किसकी प्राचीनतम नाम था, तो विराटपुरी जो है सुहागपुर का प्राचीनतम नाम था। विराटपुरी सुहागपुर का प्राचीनतम नाम था। अगला प्रश्न है आभीर वंश का संस्थापक कौन है, तो आभीर वंश का संस्थापक ईश्वर सेन को माना जाता है। 250 ईसा के नासिक शिलालेख के अनुसार अभीर साम्राज्य का संस्थापक ईश्वर सेन था। अभीरों ने अनूप प्रदेश, निमाड़ एवं मालवा को अपने आधिपत्य में ले लिया था। तो आभीर वंश का संस्थापक ईश्वर सेन का नाम आपको याद रखना है। उदयगिरी शिलालेख कहाँ स्थित हैं, तो उदयगिरी शिलालेख जो हैं ये रायसेन जिले में स्थित हैं। इस अभिलेख में शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का भी उल्लेख है। उदयगिरी शिलालेख कहाँ पर है, रायसेन जिले में है। उदयगिरी शिलालेख की बात हो रही है, उदयगिरी गुफाओं की नहीं है ना, तो उदयगिरी शिलालेख कहाँ पर है, रायसेन में। महाभारत में उल्लेखित चित्रकूट पर्वत को निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित माना गया है, तो महाभारत के उल्लेखित चित्रकूट पर्वत को निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित माना गया है, कालिंजर क्षेत्र से। किससे, कालिंजर क्षेत्र से। तो महाभारत के उल्लेखित चित्रकूट पर्वत को निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित माना गया है, कालिंजर क्षेत्र से संबंधित माना गया है चित्रकूट धाम को। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बेसनगर क्षेत्र की प्रमुख नदी थी, तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है बेसनगर क्षेत्र की प्रमुख नदी बताना है कि प्रमुख नदी कौन थी, तो बेसला और सूक्तिमती जो है ये बेसनगर क्षेत्र की प्रमुख नदी हुआ करती थी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। अगला प्रश्न है कि मृच्छकटिकम ग्रंथ जो है ना उसके अनुसार उज्जैनी शासक चंडप्रघोत का उत्तराधिकारी कौन था, तो मृच्छकटिकम के अनुसार जो है चंडप्रघोत का उत्तराधिकारी था पालक। कौन था, पालक जो है इनका उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 22 है धनंजय और धनिक परमार वंशीय किस शासक के दरबारी कवि थे, तो धनंजय और धनिक जो है
परमार वंशीय किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये धनंजय और धनिक, मुंज और बागपति द्वितीय के जो है दरबारी कवि थे। मुंज एवं बागपति द्वितीय के दरबारी कवि थे। मुंज की राजसभा में नव साध्य सांख्य चरित्र के लेखक पद्मगुप्त, 10 रूपक के लेखक धनंजय, पशोरूपलोक के रचयिता धनिक जैसे कवि कलाकार मौजूद थे। उसने धार में मुंज नाम सागर झील का भी निर्माण कराया था। तो बागपति मुंज के बारे में आपको याद रखना है कि जो मुंज की राजसभा है उसमें नवसांख्य रचित के लेखक पद्मगुप्त, तो पद्मगुप्त इनके यहाँ थे, तो इनके यहाँ जो दरबारी थे वो पद्मगुप्त भी थे। 10 रूपक के लेखक धनंजय भी थे और पशोरूपलोक के रचयिता धनिक भी यहाँ पर थे। और ये जो मुंज सागर झील है ना, उसका निर्माण बागपति मुंज ने ही कराया था। प्रश्न क्रमांक 22 है, प्रबोध चंद्रोदय नाटक का मंचन किस वंश के शासन के दौरान किया गया था? तो जो प्रबोध चंद्रोदय नाटक का मंचन किस वंश के शासन के दौरान किया गया था? तो ये चंदेल वंश के शासकों के दौरान किया गया था। प्रबोध चंद्रोदय नाटक का मंचन जो है चंदेल वंश के शासकों के दौरान किया गया था। कृष्ण मित्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक से ज्ञात होता है कि कीर्ति वर्मन ने चंदेल शक्ति का पुनरुद्धार किया था। तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक का मंचन किस वंश से किया गया है? चंदेल वंश ने किया है। प्रश्न क्रमांक 24 है, नाटक अनर्घ राघव किस वंश के शासकों का पर आधारित है? तो नाटक जो अनर्घ राघव है ये किस वंश के शासकों पर आधारित है? तो महिष्मति के कलचुरी शासकों पर आधारित है। महिष्मति के कलचुरी शासकों पर आधारित है नाटक अनर्घ राघव। क्वेश्चन नंबर 25 है, अवंती जनपद में प्रघोत वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अवंती जनपद में जो प्रघोत वंश था उसका अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? तो स्कंदगुप्त को किस लेख में जो है शक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख जो है ना, इसमें स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया है। इस प्रश्न को हम FLT टेस्ट में भी पहले देख चुके हैं। औलिकर वंशीय किस शासक द्वारा परमेश्वर की उपाधि धारण की गई थी? तो वह औलिकर वंश का कौन सा शासक है जिसने परमेश्वर की उपाधि धारण की है? तो इसका सही आंसर है यशोवर्मन। क्या है इसका सही आंसर? यशोधर्मन जो है, यशोधर्मन है ना। मंदसौर शिलालेख में यशोधर्मन ने स्वतः को जनेन्द्र, नराधिपति, राजाधिपति, परमेश्वर आदि उपाधियों से अलंकृत किया है। तो जो मंदसौर का शिलालेख है उससे हमें पता चलता है कि औलिकर वंशीय शासक यशोधर्मन ने खुद को कुछ उपाधियां दी थी जिनमें जनेन्द्र, नराधिपति, राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। भुलुंड किस वंश का प्रतापी शासक था? तो भुलुंड जो है ना ये व्याघ्र वंश, जो बलखा वंश है ना, व्याघ्र वंश, उसका प्रतापी शासक था भुलुंड। बलखा वंश यानी कि व्याघ्र वंश की जो राजधानी थी वो धार थी। क्या थी? धार थी। प्रश्न क्रमांक 29 है, मध्य प्रदेश के उच्च कल्प वंश की राजधानी थी। तो मध्य प्रदेश में जो उच्च कल्प वंश था ना उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी उच्छेरा सतना। मध्य प्रदेश के उच्च कल्प वंश की राजधानी थी उच्छेरा सतना। इस वंश में सर्वप्रथम राजा ओघदेव थे और अन्य शासकों में कुमारदेव, जयस्वामिनी, सर्वनाथ, अंतिम शासक था सर्वनाथ। तो जो उच्च कल्प वंश है इसके ओघदेव ने स्थापना की थी, संस्थापक था ओघदेव है ना। और कुमारदेव, जयस्वामिनी इसके अन्य शासक हैं और जो अंतिम शासक है सर्वनाथ उच्च कल्प वंश का अंतिम शासक हुआ है। इन्होंने अपनी राजधानी उच्चेहरा सतना को बनाया था। प्रश्न क्रमांक 30 है, बैतूल तथा खोय से किस परिव्राजक वंश के शासक के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? तो बैतूल और खोय से कौन से परिव्राजक वंश के, मतलब कौन सा शासक जो है जिसके ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? तो संक्षोभ के। किसके? संक्षोभ के जो है प्राप्त हुए हैं। बैतूल तथा खोय से किस परिव्राजक वंश के शासक के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? तो संक्षोभ से जो है प्राप्त हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 31 है, बहमनी ताम्रलेखानुसार मेकल राज्य के पांडुवंशी शासकों में प्रारंभिक शासक कौन थे? तो जो बहमनी का ताम्रलेख है ना उसके अनुसार मेकल राज्य के पांडुवंशी शासकों में प्रारंभिक शासक कौन थे? तो उसमें प्रारंभिक शासक हुए हैं जयबल और वत्सराज। कौन? जयबल और वत्सराज जो है इसमें प्रारंभिक शासक हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 है, सेतुबंध काव्य की रचना किसने की है? तो सेतुबंध काव्य की रचना प्रबरसेन द्वितीय ने की है। किसने? सेतुबंध काव्य की रचना जो है प्रबरसेन द्वितीय ने की है। प्रबरसेन द्वितीय बकाटक वंश का शासक था। इसके शिलालेख बालाघाट, सिवनी तथा छिंदवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। तो सेतुबंध काव्य जो है प्रबरसेन द्वितीय के द्वारा लिखा गया है और यह बकाटक वंश का शासक था। प्रश्न क्रमांक 33 है, वल्लभी वंश के किस शासक के शासनकाल की जानकारी रतलाम जिले के ताम्रपत्रों से मिलती है? तो वल्लभी वंश का जो ध्रुवसेन द्वितीय है, इसकी जानकारी रतलाम जिले के ताम्रपत्रों से मिलती है। किसकी? ध्रुवसेन के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न क्रमांक 34 है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट वंश की एक शाखा का किस क्षेत्र में शासन किया है? तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रकूट वंश की एक शाखा बैतूल अमरावती जिले क्षेत्र में जो है शासन किया है। इस शाखा के 4 राज्यों के ज्ञात नाम दुर्गराज, गोविंदराज, स्वामिक तथा नतनराज युद्धासुर था। अगला प्रश्न है, कविराज मार्ग किस राष्ट्रकूट वंश के शासक द्वारा रचित ग्रंथ है? तो कविराज मार्ग जो है ना, ये अमोघ वर्ष ने लिखा है। किसने लिखा है? अमोघ वर्ष ने लिखा है। और अमोघ वर्ष जो है एक राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अमोघ वर्ष कर्क के संरक्षक में शासक हुआ। सिरूर ताम्रपत्र के अनुसार अंग, बंग, मगध, मालवा तथा बेगी के शासकों ने उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया था। राष्ट्रकूट वंश का महान और प्रतापी राजा हुआ है अमोघ वर्ष, जिसने कौन से? कविराज मार्ग नाम की एक रचना लिखी है, कविराज मार्ग। अगले प्रश्न की बात करें तो चालुक्य वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? तो चालुक्य वंश का जो शासक है मध्य प्रदेश के दक्षिणी मध्य प्रदेश में था। तो चालुक्य वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था? तो दक्षिणी मध्य प्रदेश में चालुक्य वंश का शासन हुआ करता था। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय किस क्षेत्र के नरेशों को पराजित किया गया? तो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय जो है ना, इन्होंने किस क्षेत्र के नरेशों को पराजित किया था? तो आंध्र विदर्भ क्षेत्र के। किसके? आंध्र विदर्भ क्षेत्र के जो है प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस क्षेत्र के नरेशों को पराजित किया था? आंध्र विदर्भ क्षेत्र के शासकों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक अग्रगण्य कहलाता है? तो इनमें से कौन सा जो है प्रतिहार शासक अग्रगण्य कहलाता है? तो वत्सराज प्रतिहार को जो है अग्रगण्य के नाम से जाना जाता है। इनके काल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण की रचना हुई है। तो प्रतिहार शासक जो वत्सराज प्रतिहार है उसको अग्रगण्य के नाम से जाना जाता है। कलचुरी वंश के शासक शकरगढ़ किस धर्म से संबंधित था? तो कलचुरी वंश का जो शासक हुआ है ना शकरगढ़, वो परम बिल्लाव धर्म से संबंधित था। परम बिल्लाव धर्म से संबंधित था कलचुरी वंश का शकरगढ़। 64 योगिनी मंदिर तथा नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण कलचुरी वंश के किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो ये पूछा जा रहा है कि जो 64 योगिनी मंदिर है और नोहलेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण कलचुरी वंश के किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो युवराज देव प्रथम ने 64 योगिनी मंदिर और नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। और युवराज देव प्रथम कलचुरी वंश का शासक है। कवि राजशेखर युवराज देव प्रथम के दरबारी कवि थे। तो कवि राजशेखर जो है ना, वो युवराज देव के यहाँ दरबारी कवि हुआ करते थे। प्रश्न क्रमांक 41 है, त्रिलिंगाधिपति की उपाधि शाखा के किस शासक द्वारा धारण की गई थी? तो त्रिलिंगाधिपति की उपाधि जो है ये कोक्कल प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। किसके द्वारा? कोक्कल प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। कोक्कल प्रथम ने कन्नौज के प्रतिहार राजा भोज प्रथम से युद्ध किया था। अगला प्रश्न है, वर्धमानपुरा अभिलेख परमार वंशीय किस शासक से संबंधित है? तो वर्धमानपुरा अभिलेख जो है ये परमार वंशीय शासक से संबंधित है। ये तो ठीक है, लेकिन किस शासक से? तो जयवर्मन तथा जयवर्मन प्रथम परमार, जयवर्मन प्रथम परमार से संबंधित है वर्धमानपुरा अभिलेख। अगला प्रश्न है, कलचुरी शासन काल के दौरान निर्मित बिलहरी का मठ, कलचुरी शासन काल के दौरान निर्मित बिलहरी का मठ जो है वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो बिलहरी का मठ है ये वर्तमान में कटनी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? वर्तमान में कटनी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है,
अल-बरूनी के अनुसार तत्कालीन डाहल प्रदेश का शासक कौन था? तो अल-बरूनी के अनुसार जो है तत्कालीन डाहल प्रदेश का जो शासक है गांगदेव था। कौन था? गांगदेव था डाहल प्रदेश का शासक। प्रश्न क्रमांक 45 है, परमार वंश के किस शासक के शासनकाल में परमाणु की राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित कर दी गई थी? तो जो बैरीसेन द्वितीय है ना, बैरीसेन द्वितीय परमार, इन्होंने परमार वंश की जो राजधानी है उज्जैन से स्थानांतरित करके कहाँ बनाई? तो धार को स्थानांतरित कर दिया था। देखो, उदमपुर प्रशस्ति के अनुसार उसने अपनी तलवार के बल पर यह सिद्ध कर दिया कि धार उसी की है। प्रश्न क्रमांक 46 है, हलायुद्ध नामक कवि परमार वंश के किस शासक के शासनकाल में था? तो हलायुद्ध नामक कवि जो है परमार वंश के किस शासनकाल में था? तो बागपति मुंज के समय पर था। हलायुद्ध नामक जो कवि है ये बागपति मुंज के समय पर रहे हैं। राजा भोज के किस ग्रंथ में से वास्तुकला एवं स्थापत्य का वर्णन मिलता है? तो सम्रांगण सूत्रधार जो है ना, ये राजा भोज ने लिखी है। राजा भोज परमार वंश के एक महान शासक हुए हैं। किस चंदेल शासक को अभिलेखों में क्षितिपाल और जनानंद सुंदर श्रीमान कहा गया है? तो वह कौन सा चंदेल शासक है जिसे अभिलेखों में क्षितिपाल कहा गया है और जनानंद सुंदर श्रीमान के नाम से संबोधित किया गया है? तो बागपति को, किसको? बागपति जो है चंदेल वंशीय शासक, बागपति को जो है क्षितिपाल और जनानंद सुंदर श्रीमान के नाम से जाना गया है। बागपति का जो शासन है 848 से 865 ईसा तक रहा है। बागपति का राज्य विंध्याचल पर्वत तक फैला था। विंध्याचल पर्वत को उसका आनंद धाम कहा गया है। इसकी तुलना पौराणिक राजा पृथु और ककुस्थ से की गई है। प्रश्न क्रमांक 49 है, अजयगढ़ का मंदिर, कौन सा? अजयगढ़ का मंदिर व पंचायतन शैली का सूर्य मंदिर महोबा छतरपुर मार्ग पर चंदेलीय वंशीय किस शासक के द्वारा निर्मित किया गया था? तो पूछा जा रहा है कि जो अजयगढ़ का मंदिर है और पंचायतन शैली का जो सूर्य मंदिर है महोबा का, ये किस चंदेल वंशीय शासक के द्वारा निर्मित कराया गया है? तो इसको निर्मित कराया था राहिल के द्वारा। किसके द्वारा? राहिल के द्वारा इसे निर्मित कराया गया था। ये जो चंदेल वंशीय शासक राहिल है ना, इसका शासन रहा है 899 से 916। और जो राहिल है सागर जिले में एक जगह का नाम है रहली, तो इसका रहली का नाम जो है ना, रहली नगर का नाम इसी चंदेल शासक राहिल के नाम पर पड़ा है। प्रश्न क्रमांक 51 है, प्रश्न क्रमांक 50 है, नृप नरेंद्र उपाधि चंदेल वंशीय किस शासक की थी? तो नृप नरेंद्र उपाधि जो है ये देवबर्मन चंदेल की थी। किसकी? देवबर्मन चंदेल की थी। नृप नरेंद्र उपाधि चंदेल वंशीय शासक देवबर्मन चंदेल ने जो है वो प्राप्त की थी। बेलाताल का निर्माण वंशीय किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो बेलाताल का जो निर्माण है यशोवर्मन चंदेल के द्वारा कराया गया था। बेलाताल का निर्माण यशोवर्मन चंदेल ने कराया और यशोवर्मन ने ही खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना है कि खजुराहो में जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण यशोवर्मन चंदेल के द्वारा कराया गया है। बेलाताल का निर्माण भी यशोवर्मन चंदेल के द्वारा ही कराया गया है। अजय देव चंदेल वंशीय किस शासक से संबंधित था? तो अजय देव जो है परमार्दी देव चंदेल का मंत्री था। जो अजय देव था ये परमार्दी देव चंदेल का क्या हुआ करता था? मंत्री हुआ करता था। प्रश्न क्रमांक 53 है, भुवनपाल और त्रिलोक मल्ल उपाधि कच्छप घात वंश के किस शासक द्वारा धारण की गई? तो मूलदेव के द्वारा भुवनपाल और त्रिलोक मल्ल उपाधियों को धारण किया गया था। अगला प्रश्न है, कच्छप घात वंश द्वारा निर्मित कनकमठ मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो कनकमठ मंदिर है जिसका निर्माण कच्छप घात वंश के राजाओं ने करवाया था ये आसन नदी पर है। किस पर है? आसन नदी के किनारे पर स्थित है कनकमठ मंदिर। मालवा नरेश भोज को कच्छप घात वंश के किस शासक ने पराजित किया था? तो मालवा नरेश भोज को कच्छप घात वंश के किस शासक ने? अर्जुन ने जो है वो पराजित किया था। तो इन्होंने मालवा नरेश भोज को जो है कच्छप घात वंश के शासक
ने पराजित किया? किसने? अर्जुन ने जो है वो पराजित किया था। प्रश्न क्रमांक 56 है, यजबपाल वंश के संस्थापक चाहड़देव को किस शासक ने परास्त किया था? तो यजबपाल वंश का जो संस्थापक है चाहड़देव, पहले तो यही याद रखना है कि यजबपाल वंश का संस्थापक कौन है? चाहड़देव है। इसको किसने पराजित किया था? किसने परास्त किया था? तो बलवन ने जो है इसको परास्त किया था। वीर सिंहावलोकन दुर्ग भक्ति तरंगिणी के रचनाकार हैं। तो वीर सिंहावलोकन दुर्गा भक्ति तरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो वीरसेन देव जो है ना, तोमर वंश के शासक वीरसेन देव ने संस्कृत भाषा में इनको लिखा है। वीर सिंहावलोकन दुर्गा भक्ति तरंगिणी के रचनाकार हैं वीरसेन देव, जो कि तोमर वंश से संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 58 है, संगीत शिरोमणि, संगीत चूड़ामणि और यशोधर चरित्र के रचयिताकार कौन है? तो इन तीनों ही रचनाओं के रचयिता पूछा जा रहा है। संगीत शिरोमणि, संगीत चूड़ामणि और यशोधर चरित्र के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? तो पद्मनाथ जो है ना इसके रचयिता हैं। पद्मनाथ इसके रचयिता हैं। उद्धरण देव के संबंध में पद्मनाथ कायस्थ ने यशोधर चरित्र की रचना की थी। संगीत शिरोमणि, संगीत चूड़ामणि और यशोधर चरित्र की रचयिता कौन है? पद्मनाथ हैं। कर्ण मंदिर का निर्माण तोमर वंशीय किस शासक ने कराया था? तो कर्ण मंदिर का जो निर्माण है तोमर वंशीय किस शासक ने बनाया है? तो कर्ण मंदिर का निर्माण कीर्ति सिंह तोमर के द्वारा कराया गया था। कीर्ति सिंह तोमर व दिल्ली के शासक बहलोल लोदी के मध्य 1465 में दिल्ली की संधि भी की गई थी। तो कर्ण मंदिर का निर्माण पूछा जाए तो कीर्ति सिंह तोमर ने कराया था। कीर्ति सिंह तोमर का शासनकाल 1459 से 1480 ईस्वी रहा है। विक्रम महल किस वंश से संबंधित है? तो विक्रम महल का जो संबंध है तोमर वंश से है। ग्वालियर के किले पर स्थित मान मंदिर में लगा हुआ और कर्ण महल के सामने मानसिंह तोमर के पुत्र और उत्तराधिकारी विक्रमादित्य को समर्पित विक्रम महल जो है वो ग्वालियर में है। किस वंश से संबंधित है? तोमर वंश से संबंधित है। सन 1195 ईस्वी में गौरी ने त्रिभुवनगढ़ पर हमला किया। यह किस वंश के अधीन था? तो जो त्रिभुवनगढ़ है ना यह यदुवंशी कुमार पाल के अधीन था। इस पर 1195 में गौरी ने जो है वो हमला किया था। प्रश्न क्रमांक 62 है, ऐबक ने 1202 से 1203 ईसा में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक कौन था? तो परमार्दी देव था। और परमार्दी देव ने ऐबक के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया तथा कुछ धनराशि और हाथी ऐबक को सौंपने पड़े थे। तो ऐबक ने 1202-1203 में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। उस समय यहाँ का शासक जो है परमार्दी देव हुआ करता था और परमार्दी देव ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। 1234 में ईस्वी में इल्तुतमिश ने मालवा अभियान के दौरान किस पर आक्रमण किया था? तो 1234 में इल्तुतमिश ने मालवा अभियान के दौरान भेलसा पर जो है वो आक्रमण किया था। उसने विजय मंदिर नष्ट किया। उसने विक्रमादित्य की मूर्ति और महाकाल का शिवलिंग को भी लूटा था। भेलसा पर जो है वो आक्रमण किया था इल्तुतमिश ने। मालवा विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने किसे मालवा का इक्तादार नियुक्त किया था? तो जब मालवा विजय कर लिया अलाउद्दीन ने तो उसके बाद किसे इक्तादार नियुक्त किया गया था? तो ऐन उल मुल्क को जो है मालवा का इक्तादार नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हथकंत क्षेत्र वर्तमान में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हथकंत क्षेत्र जो है वो भिंड भदावर क्षेत्र से संबंधित है। हथकंत क्षेत्र वर्तमान में किस क्षेत्र से संबंधित है? भिंड भदावर क्षेत्र से संबंध रखता है। बटियागढ़ अभिलेख, इसको बटियागढ़ कर लेना है। बटियागढ़ अभिलेख जो है ना संबंधित है तो ये गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। 1324 ईस्वी का बटियागढ़ अभिलेख फारसी भाषा में देखने को मिलेगा तथा गयासुद्दीन तुगलक से ये संबंध रखता है। प्रश्न क्रमांक 67 है, किस शासक ने कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबादीन को संगीत की पांडुलिपियां भेंट में दी थी? तो डूंगर सेन ने। किसने? डूंगर सेन ने। तो डूंगर सेन ने जो है कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबादीन को संगीत की पांडुलिपियां भेंट की थी। माफ कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 68 है, दिल्ली का नाम
जोगनीपुर मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में मिलता है? तो जो दिल्ली में का नाम जोगनीपुर है, ये बटियागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है। प्रश्न क्रमांक 69 है कि अकबर द्वारा असीरगढ़ पर अधिकार करने के समय वह असीरगढ़ जो है किसके अधीन था, ये पूछा जा रहा है। तो मीर बहादुर खान के अधीन था असीरगढ़ पहले, फिर अकबर के द्वारा उस पर आक्रमण करके उसे जीत लिया गया। प्रश्न क्रमांक 70 है किस विदेशी यात्री ने उल्लेख किया है कि बुरहानपुर एक बड़ा नगर है और वहाँ पारदर्शक मलमल तथा जरी के कपड़े बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं? तो ट्रेवनियर जो है ना, इन्होंने वर्णन किया है, उल्लेख किया है कि बुरहानपुर एक बड़ा नगर है और यहाँ पर पारदर्शक मलमल जरी के कपड़े बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है सुल्तान आमिद शाह दाऊद किस सुल्तान की उपाधि थी? तो सुल्तान आमिद शाह दाऊद जो है ना, ये दिलावर खान की उपाधि थी। किसकी? दिलावर खान की। सुल्तान आमिद शाह दाऊद किस सुल्तान की उपाधि है? दिलावर खान की उपाधि है। दिलावर खान का वास्तविक नाम हुसैन है, ये याद रखना है आपको। और वह अपने आप को मालवा का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया था दिलावर खान ने। क्वेश्चन नंबर 72 है मालवा के सुल्तान जिसके सम्मुख विजयश्री कभी भी नहीं मुस्कुराई पुनः हार गया फरिश्ता, यह कथन सुल्तान से संबंधित है? तो होशंग शाह से संबंधित है ये कथन कि ये मालवा का ऐसा सुल्तान है जिसके समय विजयश्री जो है वो कभी नहीं मुस्कुराई, मतलब विजय प्राप्त नहीं हुई किसी भी युद्ध में इसको। होशंग शाह का जो अन्य नाम है अल्प शाह, क्या है? अल्प शाह जो होशंग शाह का अन्य नाम है। होशंग शाह द्वारा मांडू में जहाज महल, हिंडोला महल आदि का निर्माण कराया गया था। प्रश्न क्रमांक 73 है महमूद शाह खिलजी ने किस किले पर कब्जा कर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा गया था? तो महमूद खिलजी ने जो है गागरोन का जो किला है उसको पर कब्जा करके उसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया था। अब हमारा अगला प्रश्न है राग मालवी राग गुजरी का आविष्कार किसने किया है? तो जो राग मालवी है और राग गुजरी है उसका आविष्कार रूपमती और बाज बहादुर ने किया है। तो राग मालवी और राग गुजरी का आविष्कार रूपमती और बाज बहादुर के द्वारा किया गया है। शाह झारखंड की उपाधि किस फारूकी शासक ने धारण की थी? तो शाह झारखंड की उपाधि जो है आदिल खान द्वितीय के द्वारा जो है धारण की गई थी। तो शाह झारखंड की उपाधि आदिल खान द्वितीय के द्वारा धारण की गई थी। रामनगर के संस्कृत लेख का संबंध है? तो रामनगर के संस्कृत लेख का संबंध गोंडवाना वंश से है। किससे है? गोंडवाना वंश से है। प्रश्न क्रमांक 77 है संस्कृत काव्य ग्रंथ रसरत्नमाला की रचना किसने की है? तो संग्राम शाह ने रसरत्नमाला की रचना की है। संग्राम शाह ने चौरागढ़ का दुर्ग भी बनवाया है और इसके सोने के सिक्के उसे पुलतस्य बंसी कहा गया है। संग्राम शाह को सोने के सिक्कों पर पुलतस्य बंसी कहा गया है। चौरागढ़ का निर्माण भी संग्राम शाह के द्वारा ही कराया गया है। अगला प्रश्न है किस गौड़ शासक ने अपनी राजधानी गढ़ा से सिंगौरगढ़ स्थानांतरित की थी? तो दलपति शाह ने। किसने? दलपति शाह ने जो है अपनी राजधानी गढ़ा से सिंगौरगढ़ स्थानांतरित की थी। ये याद रखना है कि दलपति शाह के दरबार में महेश ठाकुर नामक एक विद्वान रहते थे जिन्होंने तत्व चिंतामणि की रचना की है। किसकी? तत्व चिंतामणि की रचना की है। अगला प्रश्न है किस राज्य के संबंध में अबुल फजल कहता है कि यहाँ के किसान मोहर और हाथी के रूप में अपना लगान चुकाते हैं? तो गढ़ा राज्य के संबंध में। किसमें? गढ़ा राज्य के संबंध में जो है अबुल फजल कहता है कि यहाँ के किसान जो है मोहर और हाथी के रूप में अपना लगान चुकाते हैं। प्रश्न क्रमांक 80 है किसने एक संत को 108 ग्राम दान दिए जो बाद में संत द्वारा तेलंग ब्राह्मणों में बांट दिए गए थे? तो रानी जो दुर्गावती हैं इन्होंने एक संत को जो है 108 ग्राम दान दिए थे और दुर्गावती ने जो है अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ के स्थान पर चौरागढ़ को जो है बनाया था। पद्मनाथ भट्टाचार्य नामक विद्वान जो है दुर्गावती के दरबार में ही रहते थे।
अगला प्रश्न है बुंदेला विद्रोह को दबाने के लिए मुगल शासक शाहजहां ने बुंदेलखंड किसे भेजा था? तो बुंदेला विद्रोह को दबाने के लिए जो मुगल शासक शाहजहां हैं, इन्होंने औरंगजेब को बुंदेलखंड क्षेत्र में भेजा था। बुंदेली दरवाजे का संबंध किस शासक से है? तो बुंदेली दरवाजा जो है उसका संबंध किस शासक से है? तो हृदय शाह से है। किससे है? हृदय शाह से। और ये जो हृदय शाह हैं छत्रसाल के पुत्र हुए हैं, जिनका शासन 1732 से 1739 में रहा है। रीवा में एक भव्य फाटक का निर्माण कराया गया, जिसे बुंदेली दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाए बुंदेली दरवाजा कहाँ है, तो यह रीवा में स्थित है। सेवठा का कौन सा बुंदेला शासक रसनिधि उपनाम से कविताएं लिखता था? तो सेवठा का कौन सा बुंदेला शासक जो है रसनिधि उपनाम से कविताएं लिखता था? तो सेवठा का जो बुंदेला शासक है पृथ्वीसेन, ये रसनिधि के नाम से जो है कविताएं लिखता था। तो सेवठा का शासक पृथ्वीसेन, जो कि एक बुंदेला शासक है, रसनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। तालबेट दुर्ग पर कटी घाटी दरबार कहाँ स्थित है? तो तालबेट दुर्ग तथा कटी घाटी दरबार जो है, ये पूछा जा रहा है कि तालबेट दुर्ग और कटी घाटी दरबार जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये चंदेरी में स्थित है। कहाँ पर है? चंदेरी में है। अगला प्रश्न है लक्ष्मण दोआ किसका कामदार था? तो लक्ष्मण दोआ जो है किसका कामदार था, ये बताना है। लक्ष्मण दोआ किसका कामदार था? तो बख्त सिंह का कामदार था। बघाट का युद्ध कब हुआ है? तो बघाट का युद्ध जो है 4 मई 1818 को बघाट का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 है रीवा जिले में मृत्युंजय नाथ के मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो रीवा जिले में मृत्युंजय नाथ का जो मंदिर है इसका निर्माण भाव सिंह के द्वारा कराया गया था। भाव सिंह की राणोवत रानी ने रीवा में एक तालाब का नाम से भी जाना जाता है। तो मृत्युंजय नाथ का मंदिर जो है रीवा जिले में भाव सिंह के द्वारा बनवाया गया था। बघेल वंश कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, बघेल वंशम वर्णनम की रचना किसने की है? तो बघेल वंशम वर्णनम जो है ना, इसकी रचना रूपाणी शर्मा के द्वारा करी गई है। रूपाणी शर्मा भाव सिंह का आश्रित कवि था। इस ग्रंथ में भाव सिंह का सभा में उपस्थित नवरत्नों का भी उल्लेख किया गया है। तो बघेल वंशम वर्णनम जो है ना, इसकी रचना रूपाणी शर्मा के द्वारा की गई है। बघेलखंड के किस शासक को युग का निरम्म कहा गया है? तो बघेलखंड के किस शासक को युग का निरम्म कहा गया है? बीरमदेव बघेल को। किसको युग का निरम्म कहा गया है? बीरमदेव बघेल को। अगला प्रश्न है बलोरीज ऑफ बांधवगढ़। बलोरीज ऑफ बांधवगढ़ के लेखक कौन है? तो अमाज अली खान जो है, अमाज अली खान बलोरीज ऑफ बांधवगढ़ के लेखक हैं। अमाज अली खान जो है ना बलोरीज ऑफ बांधवगढ़ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है धोड़प का युद्ध कब लड़ा गया? तो धोड़प का युद्ध जो है सन 1768 में लड़ा गया था। ऐसे कुछ युद्ध ऐसे हैं जो पहली बार सुन रहे होंगे आप, तो उनको 1-2 बार पढ़ते रहिएगा। धोड़प का युद्ध कब लड़ा गया? 1768 में धोड़प का युद्ध जो है लड़ा गया था। इंदौर का नवरत्न मंदिर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इंदौर का जो है नवरत्न मंदिर है, इसे केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इंदौर का नवरत्न मंदिर को केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। भोपाल का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो भोपाल का जो युद्ध है हैदराबाद के निजाम तथा मराठों के मध्य लड़ा गया था 1737 ईस्वी में। इस युद्ध में निजाम की पराजय एवं मराठा सेना को सफलता प्राप्त हुई थी। मल्हार राव की छत्री कहाँ स्थित है? तो मल्हार राव की छत्री जो है भिंड जिले के आलमपुर में स्थित है। छत्री निर्माण कला का होलकर रियासत में सर्वप्रथम उल्लेख यहीं से प्राप्त होता है। आलमपुर भिंड में मल्हार राव की छत्री जो है ना स्थित है। शुक्रताल की लड़ाई में किस सिंधिया शासक की पराजय हुई थी? तो शुक्रताल की लड़ाई में जो है दत्ताजी सिंधिया की पराजय हुई थी शुक्रताल की लड़ाई में। मोतीवाला के नाम से जाना जाता है, तो मोतीवाला के नाम से दौलत राव सिंधिया को जाना जाता है। दौलत राव सिंधिया को मोतीवाला के नाम से जाना जाता है और दौलत राव सिंधिया द्वारा पद्माकर को राजकवि का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है 1874 में निर्मित
जयविलास महल के वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार की बात की जा रही है कि वास्तुकार कौन थे? तो सर माइकल फ्लोज जो है जयविलास महल के वास्तुकार हुआ करते थे। माइकल फ्लोज जयविलास महल के वास्तुकार थे। मजलिस-ए शूरा का गठन किस बेगम ने किया है? तो मजलिस-ए शूरा का गठन जो है नवाब सिकंदरा बेगम के द्वारा किया गया है। नवाब सिकंदरा बेगम के द्वारा मजलिस-ए शूरा का गठन किया गया है। नवाब दूल्हा किसे कहा जाता था? तो नवाब दूल्हा जो है नवाब जहांगीर मोहम्मद खान को कहा जाता था। हमारा इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है, तहजीब उल अतफल की रचना की है। तो तहजीब उल अतफल की रचना किस बेगम ने की है? तो नवाब शाहजहां बेगम जो है ना, इन्होंने तहजीब उल अतफल की रचना की है। इसकी विषय वस्तु में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने से संबंधित था। तो हमारी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा है, उसकी जो यूनिट 2 है ना प्रारंभिक परीक्षा की, उसका जो पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश, तो उससे संबंधित 100 प्रश्नों को हमने लिया है पहले टॉपिक से संबंधित, और इन 100 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। इस प्रकार से वन लाइनर के रूप में हम इसको कंप्लीट यूनिट को समझेंगे। सभी 10 की 10 यूनिट के वन लाइनर आने वाले हैं, है ना, तो उनको आप तैयार रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।